नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। आज हम देखेंगे सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2022-23 के लिए गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आने वाले सीटेट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं। वैन हेले के ज्यामिति सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि अब देखिए संपूर्ण चिंतन है क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का या के आधार है, या फिर है बच्चों के ज्यामिति आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। थर्ड है, या बच्चों के ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है, या फिर यह टेनग्राम में पहेलियों को हल करने में बच्चों की सहायता करता है। तो देखिए यहाँ पर जो संपूर्ण चिंतन होगा वो निश्चित रूप से यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है, क्योंकि देखिए संपूर्ण चिंतन जो पद है निश्चित रूप से इससे आकृतियों का विश्लेषण होगा, दृश्यीकरण का कौशल बच्चों में विकसित होगा और पहला विकल्प बन जाएगा इसमें हमारा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान जिसे हम करके सीखना से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों के द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना या बहुत प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक कि क्रियाविधि रटकर स्मरण ना हो जाए। और थर्ड है यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों का करके अवधारणाओं का अधिगम, और यहाँ पर है स्वयं प्रश्नों को हल करके सीखना। तो देखिए यदि हम देखें तो क्रियामूलक ज्ञान मतलब कि करके सीखना। अब क्रियामूलक ज्ञान या करके सीखने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों के द्वारा गणित की अवधारणा या अधिगम को सीखना। तो देखिए जब हम अर्थपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे तो यही क्रियामूलक ज्ञान होगा और करके सीखना होगा, क्योंकि बच्चे गतिविधि के माध्यम से उस चीज को करके यहाँ पर सीख सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखें, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है आंकड़ों के निरूपण को, आंकड़ों के विश्लेषण को, या फिर आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संग्रहण। तो देखिए यदि हम देखें तो आंकड़ों का जो प्रबंधन होता है उसके अंदर हम किन किन की बात कर सकते हैं या किन किन को शामिल कर सकते हैं, ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का एकत्रीकरण। आंकड़ों का संग्रहण एक अलग चीज हो जाती है। संग्रहण का मतलब है हमारे पास जो डाटा है उसका कलेक्शन हो, ये चीज इसमें शामिल नहीं होगी आंकड़ों के प्रबंधन में, क्योंकि ये कोई हम बच्चों को सिखाने से संबंधित बात कर रहे हैं और बच्चों को प्राथमिक स्तर पर हम बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को डाटा कलेक्शन जरूरी नहीं है, पर आंकड़ों का निरूपण, विश्लेषण और एकत्रीकरण। अब एकत्रीकरण का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एकत्रीकरण और संग्रहीकरण से थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो देखिए एकत्रीकरण का मतलब होता है कि हमें कोई भी डाटे या आंकड़े हैं उनसे संबंधित जो आंकड़े चाहिए, तो यहाँ पर उसके प्रस्तुतिकरण के लिए हमें आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक कॉलोनी के अंदर व्यक्तियों, इस आयु से संबंधित व्यक्तियों का आंकड़ा एकत्रित कीजिए, जैसे कि 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के। तो उसके लिए जो डाटा हमें चाहिए उसको हम एकत्रित करेंगे, पर ऐसे बहुत सारे डाटा का हम कलेक्शन नहीं रखेंगे, ये इसमें हमें शामिल नहीं होगा, है ना। कोई हम यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमें उसके संग्रहण की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमारे लिए विकल्प नंबर 2 जो होगा, जिसमें ए बी सी की बात की जाएगी, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणित में अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए या फिर पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त करना चाहिए। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है और कक्षा में श्यामपट्टू को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। तो देखिए जो तकनीक प्रौद्योगिकी होती है निश्चित रूप से ये हमारे गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तकनीक का उपयोग जो है वो गणित में अमूर्त अवधारणाएं जो हैं, जो शिक्षण अधिगम को सुसाध्य यानी कि बेहतर बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर सही उत्तर।
अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, यूनिसेफ समर्थित पहल, एक पहल की गई थी यूनिसेफ समर्थित पहल जिसका नाम है बाला। बाला क्या है? बुक्स एंड लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, या बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, या ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो पहल है ये है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहां पर हमारा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में सृजनात्मकता, कला, कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है, छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करता है, या फिर छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है, या फोर्थ है छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, पहेलियां, पैटर्न वगैरह जो भी होते हैं इस प्रकार के कार्य, तो इनसे बच्चों में क्रिएटिविटी जो होती है ना उसका विकास होता है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है इस रूप में। इस प्रकार से पैटर्न को पहचानना, उनको पूर्ण करना, ये चीजें तो यहाँ पर प्रोत्साहित करेगा और संख्या संक्रियाओं के गुणों को समझने में भी सहायता करेगा, क्योंकि कई प्रकार के पैटर्न जो होते हैं इनसे हमें संख्याओं की जो संक्रियाएं होती है उनको भी हम समझ सकते हैं। चलिए फोर्थ विकल्प होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। कक्षा थर्ड में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों के निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने के लिए बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति का रिकॉर्ड किया है, यानी कि रखा है। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षणिक योजनाओं के विकास के लिए। दूसरा आता है विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, या फिर विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए गलत जवाब के प्रश्न को समझने के लिए। और फोर्थ आता है यहाँ पर विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आकलन यहाँ पर प्राप्त जानकारी में सबसे कम उपयोगी होगा वो होगा और विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, एक बच्चा कहता है कि 1/3 से छोटा होता है, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है, और इस गलत धारणा भ्रांति के निवारण के लिए इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी। देखिए यहाँ पर सबसे कम मददगार तकनीक को देखना है, बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। दूसरा है वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार कल्पना बच्चों की मदद करना, कल्पना में मदद करना। या फिर तीसरा आता है विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना, या फिर दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम मददगार तकनीक की बात की जा रही है ना, और सबसे कम मददगार यहाँ पर जो रहेगी वो हम सीधे बच्चों को व्याख्या के रूप में ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कि बच्चे को व्याख्या इस प्रकार से दे सकते हैं कि हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना है। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे इसे व्याख्या हम कर देंगे उस प्रश्न की, तो बच्चे उस चीज को इतना बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, जितना अन्य 3 विकल्प यहाँ पर बताते हैं कि हम भिन्नों की जो साकार कल्पना है बच्चों को करने के लिए अवसर दे सकते हैं, पेपर फोल्डिंग की सहायता से बता सकते हैं कि ये भिन्न का यहाँ पर 1/2 है, 1/3 है, तो निश्चित रूप से ये सबसे कम मददगार रहेगी। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर स्वतः शोध शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए स्वतः शोध शब्द का अर्थ जानना, विचार करना, अधिगम करना या फिर एक खोज करना। तो स्वतः शोध का मतलब जो होता है ह्यूरिस्टिक शब्द होता है और उसका मतलब होता है खोज करना। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, सुश्री जेनी कक्षा थर्ड की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा कि यदि आपके पास 3 दहाई और आपको 3 इकाई में इसमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी। इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया है, उसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षिका को किस पर बल देना चाहिए, अभ्यास के लिए इसी प्रकार के ज्यादा और प्रश्न पर, या फिर है पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने और फिर व्यवकलन की ओर बढ़ने। थर्ड आता है विभिन्न क्रियाशील अनुभवों के द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर, या फिर है व्यवकलन
कि केवल मानक कलन विधि के शिक्षण पर। तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षिका हैं निश्चित रूप से उनको बल देना चाहिए विभिन्न क्रियाशील अनुभवों के द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर, क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रियाशील अनुभव के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा से परिचय कराया जाए। थर्ड विकल्प होगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? घड़ी में समय देखना, एक घटना की अवधि ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, या फिर रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना ये समय मापने के कौशल में शामिल नहीं रहेगा, बाकी अन्य तीनों यहाँ पर समय मापने के कौशल में शामिल रहेंगे। अगला प्रश्न आता है, एक हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित हैं। गणितीय विचार, ज्यामितीय उत्पत्ति, गणितीय पाठ्यक्रम, गणितीय शब्दावली। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये सभी गणितीय विचार में शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहां पर उत्तर। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने, मनोरंजन करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, या समस्या समाधान के कौशल को स्मृति, विलोप, अनलर्न करने में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है, वैन हेले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? तो यहां पर हमें देखना है विश्लेषण स्तर के उदाहरण का। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर और 2 कोण बराबर होते हैं। सीमा एक त्रिभुज के रूप में आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधे रेखाओं से बंद है। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है और इसके लिए इसके आधार कोण बराबर होना चाहिए। और फोर्थ है, सीमा जानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ज्यामितीय विवेचन सिद्धांत कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है, तो यहाँ पर हमें विश्लेषण स्तर के उदाहरण की बात करना है और इसमें हो जाएगा, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं और 2 बराबर कोण होते हैं। फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों को सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है, या फिर दूसरा आता है, गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिया जाना चाहिए, या फिर है गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों को दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए। और फोर्थ है, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। तो देखिए यहां पर यदि हम देखें प्रश्न को, तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि लैंगिक पक्षपात का सूचक कौन सा विकल्प बात कर रहा है? तो फोर्थ जो है ये यहाँ पर लैंगिक पक्षपात कर रहा है और इसी में बात ऐसी मिल रही है, क्योंकि लड़कों को सामर्थ्य बताया जा रहा है कि श्रेय सामर्थ्य को दिया जा रहा है, कि लड़कियों को प्रयासों को दिया जा रहा है ना। तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक टेनिग्राम में दिए गए सभी आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपरोक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों का वैन हिले के अनुसार दिए गए ज्यामितीय तर्क के किस स्तर पर आकलन करने के लिए उपयुक्त है? दृश्यीकरण, स्वयं सिद्ध अभिग्रहिती, विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना, या फिर आकृतियों की पहचान करना। तो यहाँ पर आकृतियों की पहचान करना ये यहाँ पर उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगला प्रश्न आता है, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक है। कार्यविधिक समझ, संकल्पनात्मक समझ, उपयोग आधारित समझ या तथ्यात्मक समझ। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह संकल्पनात्मक समझ में बढ़ावा देने के लिए सहायक होती है खेल और पहेलियां। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है? जैसा कि डीन्स के द्वारा दिया गया है। गणितीय अमूर्तीकरण, प्रत्यक्ष ज्ञान, चारों ही विकल्प यहाँ पर जो हैं वो थोड़े से अलग अलग उसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे उत्तर की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा जो सही उत्तर रहेगा, जैसा डीन्स के द्वारा दिया गया है,
प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस्माइल एक प्राथमिक अध्यापक अपने छात्रों को के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर वह सुनिश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा की ओर बढ़ना या पिछली अवधारणा को दोहराना, उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होना। एक शिक्षक के नाते इस्माइल रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें योजना एक विषय को पढ़ाना और पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है। अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं, उन्हें पाठ्य विवरण के कोर्स को पूर्ण करने के लिए केंद्रित रहना चाहिए और को एक विषय के पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए। या फिर फोर्थ, एक सक्रिय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें मूल्यांकन के लिए जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप इसमें करते हैं। तो यहाँ पर एक सक्रिय मूल्यांकन नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चों के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है, अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी और इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक यहाँ पर सबसे उपयुक्त होगी? रूब्रिक, पेपर पेंसिल टेस्ट, चेकलिस्ट, संकल्पना, मानचित्र। देखिए हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए और शिक्षक ने इसी के लिए यहाँ पर एक समूह परियोजना दी है। तो इसमें आकलन की सबसे उपयुक्त तकनीक जो होगी होगा रूब्रिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक है। थर्ड है, ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से जोड़ती है। फोर्थ है, ये सभी विद्यार्थियों के द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं का जो उद्देश्य उपयुक्त वर्णन करता है वो है ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से जोड़ती है, अधिक जोड़ती है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, अल्प वयस्क छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? वर्गीकरण, प्रतिमान और एकी की संगति, गणना, पश्च या उल्टी गिनती, वर्गीकरण, संप्लाव, गणना, प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण, वर्गीकरण करना, गणना और संख्याओं का क्रम। तो देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बात की जा रही है और इनमें से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? तो यहाँ पर यदि हम क्या देखें तो वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकी की संगति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होना चाहिए? अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए और अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जो है वो जटिल से सरल होना चाहिए। तो विशेषता नहीं की बात पूछिए और इसीलिए हम नहीं में जटिल से सरल की ओर होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, पर विशेषता नहीं पूछिए, इसलिए हम उत्तर इसमें थर्ड विकल्प लगाएंगे। आगे देखते अगला प्रश्न आता है, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है क्योंकि यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने के लिए सहायता करता है। यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। और फोर्थ है, शिक्षक शिक्षिका को समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने के लिए सहायता आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए यह उनका समय बचाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण अधिगम का अभिन्न भाग है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को समझने में
सहायता करता है। और थर्ड विकल्प हो जाएगा इसके लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है, कक्षा 2 के छात्र ने जमा योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से दिया। अब देखिए छात्र ने उत्तर क्या दिया कि 6 और 8 14, 14 का 4 लिखा है, हासिल 1, 5 3 8, एक हासिल जोड़ना बच्चा इसमें भूल गया है। एक चिंतनशील गणित अध्यापक के नाते आप छात्र के इस उत्तर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र को समझाना कि वह अपने उत्तर की पुनः जांच करे, छात्र को बताना कि उसका उत्तर सही नहीं है, वह समकक्षी से उत्तर का परामर्श ले ले, या फिर अगला जो है स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना, या छात्र को कहना कि वह पाठ्य पुस्तक में हल किए गए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करे। तो यहाँ पर स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ में पुनर्समूहीकरण माध्यम में योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसमें हमारा उत्तर। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित उपागम का प्रयोग लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। गणित बच्चों की कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों को एकीकृत होना चाहिए, और गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, और गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ में एकीकृत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा बी और सी। देखिए समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं, समस्या समाधान के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे सोचेंगे नहीं, फिर चिंतन नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बी और सी जो है वो ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विकल्प इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील गणित सॉफ्टवेयर जो कि ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन के साथ एक साथ उपयोग करने में आसान पैकेज में आता है? जियोजेब्रा, पैटर्न, सैप्स, जियोमेट्री पैड या फिर स्पेलैश मैच? तो यहाँ पर है जियोजेब्रा जो कि एक गणितीय सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न आता है, 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है? भिन्न भिन्न पदार्थ देना और एक की संगति का उपयोग करके छात्रों से गणना करने के लिए कहना, दी गई संख्या के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्रित करना, या फिर मौखिक रूप से 1 से 9 तक की संख्याओं को क्रम को दोहराना जब तक कि छात्र इन्हें स्मरण नहीं कर लेते। तो देखिए यहाँ पर 3 क्रियाकलाप इसमें दे रखे हैं, और इसमें यदि हम देखें तो पहला क्रियाकलाप सही है, दूसरा क्रियाकलाप सही है, पर दोहराना, क्रम से दोहराना सिर्फ जब तक इन्हें स्मरण नहीं कर लेते, ये इसमें ठीक नहीं है। तो ए और बी हमारा उत्तर बनेगा, और वो दिया हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ए और बी के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, अवधारणा समरूपता का परिचय देने के लिए सुश्री कमला ने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध करवाए, जैसे कि भिन्न भिन्न आकार के प्रतिमान, कंप्यूटर के द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रक्षेपण और समूह में विचार विमर्श इत्यादि। सुश्री कमला का आशय अधिगमकर्ताओं को बहुल अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे बच्चों को थोड़ा खाली समय मिल सके, और दूसरा है मंदबुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, थर्ड है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, और फोर्थ है सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शिक्षिका यहाँ पर है वो जब अलग अलग प्रकार के, जैसे कि प्रतिमान, कंप्यूटर के द्वारा आकृति चित्रों का प्रक्षेपण, है ना, तरह तरह के यहाँ पर क्रियाकलाप करती है, तो शिक्षिका यहाँ पर सभी बच्चों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखकर सभी के अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबंध हो जाए, ये यहाँ पर करवाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? 10 ग्राम, डेंस ब्लॉक, ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर संख्या सारणी? तो देखिए दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अति उपयुक्त जो होगा वो होगा ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के गणित पेडागोजी संबंधी जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।